हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज आपके बीच फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर आपके बीच हम लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैट। वैद्युत स्थिरांक का आपको पहला चैप्टर है और इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक क्वेश्चंस इसके जितने हैं और जो भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसके लिए हम आपको जस्ट इसके बाद एक लेक्चर अपलोड करेंगे। आज हम आपके बीच कुछ कॉन्सेप्ट लाए हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट में हम लोग आज मुख्य रूप से कुछ चीज़ें के विषय में पढ़ेंगे। क्या सब पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ेंगे, पहले उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। पहला नियम हमारा कूलम्ब का नियम होगा, ठीक है। कूलम्ब का नियम पढ़ने के बाद हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? तो परमिटिविटी के विषय में पढ़ेंगे। परमिटिविटी आप लोग जानते होंगे, एब्सोल्यूट नॉट के विषय में, जिसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है, और सिंपल परमिटिविटी जो एप्सिलॉन आर होता है उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर क्या होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के विषय में पढ़ेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक के विषय में जानेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में जानेंगे और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में जानेंगे कि आज क्या होता है। और इससे संबंधित इतना कुछ पढ़ने के बाद, ये तो आपका कॉन्सेप्ट रहा जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, और इसके बाद भी हम बहुत कुछ आपको बताने जा रहे हैं और लगभग 15 क्वेश्चंस, बहुत अधिक क्वेश्चंस करने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं। ये 15 क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं, याद रखो किसी भी गेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होगा, ये 15 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं 2 नंबर का क्वेश्चन लेके आऊँगा। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक्स्ट्रा अगर पढ़ते हैं तो आप अपना समय खुद बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन मेरा 50-60 क्वेश्चन और जितने इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन है सब पर भारी पड़ने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, सारे बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने सब बोर्ड को कलेक्ट करके एक एक तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को लिया है, रिपीट नहीं किया है। आपके गेस्ट पेपर में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो उसको नहीं रखना है। और स्टार्ट करते हैं। अगर आपका प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल है शारदा क्लासेज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार कहता हूँ 60 डेज, आज के बाद से 60 डेज बचा हुआ है। मात्र 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज आपको 12 का पीसीएम टोटल कंटेंट आपको हम एक एक चैप्टर से लेके एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, इलेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज भी और कंबाइन करके भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर सारा बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। लेकिन जब तक हम इसको मिटाते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, उम्मीद है कर लिए होंगे। दबा कि नहीं दबा बटन? भाई देख लो नीचे, जल्दी देखो, सब्सक्रिप्शन बटन पे जाइए और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब स्टार्ट किया जाए। हमको पढ़ना क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स क्या बताया था? स्टेटमेंट तो आप लोग बहुत सुने होंगे, समझे होंगे। कूलम्ब्स आपको क्या बताया था? फोर्स के विषय में बताया था। कूलम्ब्स आपको एक नियम दिया था जिसमें कूलम्ब्स ने बताया कि 2 पॉइंट चार्ज जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपके बीच 2 लाइक चार्ज लेते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 लाइक चार्ज लेता हूँ। लाइक मतलब एक जैसा चार्ज, ठीक है। लाइक आवेश यानी 2 आपको सम आवेश लिया गया है। हम आपको 2 लाइक चार्ज लेते हैं, ठीक है। लाइक चार्ज लीजिएगा और पहले क्या करना है, जब फोर्स निकालते हैं तो बेटा फोर्स में आपको पॉइंट से बॉडी एज्यूम करना है। पॉइंट से बॉडी यानी बॉडी जो होगा वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा, तो आप एग्जैक्ट डिस्टेंस दोनों बॉडी के बीच में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जब वो फैला हुआ, जैसे मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, मेरे जैसा एक आदमी इधर खड़ा होगा तो मेरे इस कंधा से लेके उसको इधर वाला कंधा का दूरी, मेरे इस कंधा से उस इधर वाला का दूरी, 2 आदमी को खड़ा कर लो और कहीं कहीं मेरा पोजीशन अलग करके उसका मापो तो नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए आपको पॉइंट से बॉडी एज्यूम करना होगा। कैसे एज्यूम करेंगे? तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से एज्यूम करेंगे कि बॉडी का मास, जैसे मान लो कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसी पॉइंट को पॉइंट शेप बॉडी माना जाएगा और वहीं पर चार्ज को एज्यूम कर लेंगे। तो लाइक चार्ज अगर होगा
तो सपोज कीजिए कि इस पर प्लस क्यू है, तो यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, प्लस क्यू होगा। और दोनों के बीच यहाँ जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, तो यहाँ बल आपके रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, क्योंकि एक समान प्रकार के आवेश होंगे तो विकर्षण बल लगेगा। तब विकर्षण बल जब लगेगा तो ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको किधर धकेलेगा, इधर धकेलेगा। मैं यहाँ पर इसको Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस पर इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो आपको इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे F12, यानी दूसरा के द्वारा, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाया गया है। F21 यानी क्या, Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लगाया गया वो इस दिशा में लगाया गया, और इधर लिखेंगे तो F21 लिखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी क्या, दूसरा Q2 पर Q1 के द्वारा जो बल लगाया गया, तो इसको हम लिख सकते हैं किस पर, यानी बल किस पर, तो Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा जो बल लगाया गया, तो इस पर, यानी इस पर दाहिने वाला जो है वो पहले वाला पर बल लगा रहा है, ठीक है। ऐसा एज्यूम करते हैं, तो ये आपको ऐसा कंडीशन है। और यहीं पर आप अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों चार्ज को प्लस ले लीजिए या दोनों को क्या ले लीजिए, माइनस ले लीजिए। दोनों को प्लस लीजिए, प्लस प्लस ऊपर में लिए है, माइनस माइनस, तो दोनों सेम चार्ज होगा, तब आपको विकर्षण बल लगेगा, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोनों के बीच का जो दूरी होगा, उस दूरी को बेटा हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके दोनों के बीच की दूरी ये जो है वो आपको आर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब लाइक चार्ज है, जब अनलाइक चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होगा, यानी जो आवेश आपके आएंगे वो आपको अनलाइक आएंगे, ठीक है। सम नहीं, विषम आवेश जब होगा, कैसा आवेश होगा, विषम। तो दोनों पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम मान लेते हैं इधर आपका प्लस क्यू और इधर मान लेते हैं माइनस क्यू। दोनों को पॉइंट से प्रेज्यूम करना है, वो सब जगह काम करेगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल का कहानी हो या फिर आपका इलेक्ट्रिकल का कहानी हो, मतलब नहीं बनता है, काम सब जगह करेगा। तो इसका फोर्स आपको एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा बल लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, तो विकर्षण बल यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, तो यहाँ पर आपको आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर बल आपका आकर्षण बल लगेगा। ये आपको एट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, तो एट्रैक्टिव फोर्स आपको यहाँ लगेगा, ठीक है, नो डाउट। अब इधर से जो बल लगेगा इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, यानी क्या, F12 पहला पर दूसरा के द्वारा बल लगाया जा रहा है, और यहाँ पर F21 दूसरा पर पहला के द्वारा बल लगाया जा रहा है, ठीक है। ये हमने ले लिया। और दोनों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को यहाँ पर भी हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, आर एज्यूम कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 5 लेक्चर इसका अपलोड करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाके बेहिचक लिख सके और रिमाइंड कर सके कि शारदा वाला ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। ये पहले मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, इसके पीछे कारण है। अब कूलम्स क्या बताया, इतना कुछ बताने के बाद कूलम्स बताया कि जो फोर्स लगता है, दो आवेश के बीच जो बल लगता है, वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 गुने Q2 के मैग्नीट्यूड के। Q1 गुने Q2 का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके, यानी क्या सिंबल है, माइनस है कि प्लस है, उससे कोई मतलब नहीं। यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्स होता है। ये पहला पॉइंट बताया था किसने, कूलम्स ने। और दूसरा पॉइंट कूलम्स में बताया कि फोर्स जो होता है, बल जो होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपको कूलम्स ने बताया था। ऐसा कौन बताया था, कूलम्स ने बताया था। हम अगर दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो 1 और 2 से आप क्या प्राप्त करेंगे, 1 और 2 से आपको दिखाई देगा क्या प्राप्त होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 1 और 2 को आप जब देखेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 गुने Q2 अपॉन R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको बल आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो ये कहानी आपको कूलम्स ने बताया था। और यहीं पर प्रोस्पेरिटी को जब हम हटाते हैं,
इसको हटाते हैं तो यहाँ पर Q1 Q2 विदाउट साइन लिया जाता है, यानी मैग्नीट्यूड लेंगे इसका। अब इस प्रोबेबिलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, F बराबर आपका क्या आ जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 का मैग्नीट्यूड गुने Q2 का मैग्नीट्यूड, और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आपको देखने को मिलता है। जब इन दोनों को आप देखिएगा तो आपको ऐसा वैल्यू प्राप्त होगा जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो है इसको हम एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है, इतना बट्टा ये आ जाता है। अब ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहीं पर ये एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। ये क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे कि परमिटिविटी क्या होता है, उसके विषय में भी जानेंगे। एप्सिलॉन आर, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट है तो इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है, इसके विषय में जानेंगे। और इसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आपका आएगा वो आपको इसका वैल्यू आएगा 9 × 10⁹ 9 इंटू यानी 8.54 के करीब होता है, तो इसको 9 × 10⁹ लिखते हैं। और ये किस सिस्टम में होता है, तो ये आपको एसआई सिस्टम में होता है। किस में, तो एसआई सिस्टम में आपको ये वैल्यू आ जाएगा जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। ये एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ आपको एसआई सिस्टम में आता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिया गया है इसका वैल्यू 1 होता है किस में, तो सीजीएस यूनिट में। किस में होगा, तो सीजीएस यूनिट, ये सेंटीमीटर ग्राम जो है सीजीएस सिस्टम में आपका ये यूनिट होगा। किस में, तो सीजीएस सिस्टम में आपका ये आपका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 होता है किस में, तो इन एयर में और वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एयर वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियम लीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन आर लिखो उसको, एप्सिलॉन नॉट मत कहो। एब्सोल्यूट परमिटिविटी दूसरा चीज़ है, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखिए, एप्सिलॉन आर लिखिए, ये एयर वैक्यूम के लिए ही है। तो आपको यहाँ पर एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू हो गया वो 1 हो गया। ये आपका एप्सिलॉन ऐसे सिंबल होता है, इसका सिंबल कैसा लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे। एप्सिलॉन आर का वैल्यू, एप्सिलॉन आर ग्रेटर 4, तो क्या कहता है कि अदर मीडियम यानी दूसरा कोई माध्यम लेंगे किसको छोड़कर, एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम को छोड़ के दूसरा कोई भी माध्यम लीजिएगा, ठीक है। हवा या खाली स्थान को छोड़कर दूसरा कोई भी माध्यम लेंगे तो इसका ये वैल्यू होगा। यही आपको कौन बताया था, तो यही कहानी बताने का काम आपको किसने किया था, तो ये कहानी आपको बताने का काम जो किया था वो आपको कूलम्ब्स ने किया था, ठीक है। इतना ही नहीं, ये आपको लॉ जो होता है एप्लीकेशन कूलम्ब्स लॉ का क्या होता है, जरा हम उसका चर्चा कर ले। 2 एप्लीकेशंस है कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। परमिटिविटी तो है ही, कूलम्ब्स लॉ का 2 एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन ये होता है कि आपका ये 2 पॉइंट चार्जेज में काम करता है। ये आपका जो कूलम्ब्स का नियम है ये आपको दो बॉडी के बीच फोर्स लगता है, जिसमें बॉडी को पॉइंट यानी पॉइंट शेप एज्यूम कर लीजिए उसको, या पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, और दोनों के बीच जो फोर्स बल लगता है वही आपको कूलम्ब्स ने बताया था। ये पहला एप्लीकेशन है। और दूसरा एप्लीकेशन है कि ये कूलम्ब्स का फोर्स आपको तब काम करता है जब बॉडी को वैक्यूम में रखा जाता है या फिर एयर में रखा जाता है। मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम होगा तब ये कूलम्ब्स का नियम हमारा काम करेगा। ये 2 कंडीशन आपको कूलम्ब्स ने बताया था। चलिए अब आगे हमारा टॉपिक क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमको पढ़ना है अबाउट परमिटिविटी, या फिर इसी को विद्युत क्या कहते हैं हम लोग, विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता इसी को कहा जाता है। तो एप्सिलॉन यानी इसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जरा उसके विषय में जानो। हमने आपको बताया है कि एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R², Q1 × Q2/R², ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 1/4 पाई जो है ये कांस्टेंट है, दोनों इसको बाहर कर लीजिए, आपको इधर क्या आएगा,
तो Q1 आएगा, इधर आपका Q2 आएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं इसलिए हम मोड लगा रहे हैं, और इधर F और R स्क्वायर आ जाएगा, F और R स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका हम यूनिट का चर्चा करेंगे, तो जब इसका यूनिट लिखिएगा एप्सिलॉन नॉट का, तो यूनिट क्या आ जाएगा वो आप ध्यान से देखिएगा। इसका यूनिट जब लिखेंगे तो चार्ज का क्या होता है कूलम, तो इसका क्या हो जाएगा C, एक और कूलम है तो C गुने C हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है तो न्यूटन, फोर्स का न्यूटन हो गया। और डिस्टेंस किस में लिया गया है, तो डिस्टेंस आपको मीटर में लिया गया है, किस में लिया गया है, मीटर में, तो यहाँ पर डाल देंगे मीटर। तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा तो C स्क्वायर, N ऊपर जाएगा तो -1, और इधर आपका M ऊपर जाएगा तो -1, यानी क्या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर आपका एप्सिलॉन नॉट का क्या आ गया तो यूनिट आ गया। एप्सिलॉन नॉट का क्या आ गया, यूनिट आ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और भी आप यूनिट लिख सकते हैं इसका यूनिट अगर हम चाहे तो और भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या आपको जिस दूसरा किसी में तोड़ना है फोर्स को मास गुने एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो उसमें भी आप तोड़ सकते हैं। जैसे आपका जनरली मैं आपको एक यूनिट दिखा दिया हूँ। अब इसका अगर हम डायमेंशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डायमेंशन लिखना दिखाते हैं कि डायमेंशन इसका कैसे लिखेंगे, इसका बीमा कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आपके सामने रखा गया है। अब आपको क्या होगा, फोर्स का निकालना होगा। तो पहले ये जान लीजिए कि लेंथ के लिए डायमेंशन में लंबाई के लिए हम लोग L लिखते हैं, मास के लिए हम क्या लगाते हैं तो M लगाते हैं, ठीक है, और टाइम के क्या लगाते हैं तो T लगाते हैं। टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम लोग तो टाइम के लिए T का प्रयोग करते हैं, यानी L, M और T का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका फोर्स क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन। इसको SI यूनिट में तोड़ो, यानी जो आपका SI सिस्टम में यूनिट है उसमें, तो मास तो आपका SI यूनिट है, ये आपका डेराइव यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है डेराइव यूनिट। तो मास हो गया, एक्सेलरेशन को तोड़िए तो वेलोसिटी बटा टाइम आ गया। तो ये फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये दोनों मौलिक है। और ये आपका क्या है तो वेलोसिटी आपका डेराइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि है, ये दोनों मौलिक राशि है। तो ये आपका मास हो गया, और इसके बाद वेलोसिटी को फिर तोड़िए तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम हो जाएगा। एक टाइम था, एक टाइम और आ गया। अब इसका यूनिट अगर मान लीजिए कि आप यूनिट लिखेंगे या डायमेंशन लिखेंगे, तो मास का क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, इसका पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन अगर आप लिखिएगा तो मास के लिए M आएगा, लेंथ के लिए L आएगा, टाइम के लिए T आएगा, MLT-2 क्या हो जाएगा, MLT-2 आपका हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था, जैसा कि हमने फोर्स का लिख लिया। अब फोर्स का जब हम लिख लिए हैं तो आप यहाँ से भी यूनिट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से यूनिट चेंज कीजिएगा तो आपका ये कूलम हो गया। न्यूटन का क्या आया तो केजी लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, पर सेकेंड लिखेंगे। केजी मीटर क्या लिखा हुआ है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मीटर हो गया, और ये आपका कूलम गुने कूलम का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। केजी ऊपर जाएगा तो केजी पे -1 हो जाएगा। उसके बाद मीटर तो मीटर स्क्वायर -2, और इधर सेकेंड पर -2, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कूलम को भी आप तोड़ के लिख सकते हैं। तो हमको लिखना क्या है डायमेंशन किसका, एप्सिलॉन नॉट का। अब इसके बाद फोर्स का लिख लिए। Q बराबर क्या होता है वो जरा ध्यान से देखिएगा। Q बराबर क्या होता है तो IT, Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर IT। करेंट को हम लोग किसे दिखाते हैं तो A से दिखाते हैं, और टाइम को किसे दिखाते हैं तो T से दिखाते हैं। तो Q का क्या हो जाएगा A और T हो जाएगा, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। Q का क्या हो जाएगा A और T डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद Q का अगर चार्ज लिखिएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तो एम्पियर लिख सकते हैं। एम्पियर और गुने सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं कूलम बोलते हैं। एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं कूलम। करंट का एम्पियर होता है और टाइम का सेकेंड, उसी को हम लोग कूलम बोलते हैं, ठीक है। अब AT आ गया। अब आपको डायमेंशन लिखना है किसका तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना है। एप्सिलॉन नॉट का क्या लिखना है डायमेंशन लिखना है, यानी एप्सिलॉन नॉट का बीमा लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिए। अब आपके पास है क्या तो आपके पास Q1 है, तो Q1 का क्या हो जाएगा भाई A हो जाएगा, T है तो यहाँ पर A 2 बार तो A2 और T2 हो गया, A2 T2 लिख दिए। अब इसके बाद मेरे पास बचा क्या फोर्स का, तो फोर्स का क्या आता है इसको ऐसे लिख दीजिए। अब फोर्स का क्या लिखना है तो MLT-2, तो यहाँ पर लिखेंगे MLT-2 फोर्स का लिख लेंगे। और उसके बाद बचा क्या तो L के लिए क्या लिखेंगे L2 लिखेंगे। अब सबको क्या करना होगा आपको गुना कर देना होगा। तो गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला ऊपर रहने दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा A2,
L-2 ऊपर था, T2 था ऊपर और T-2 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T पे 4 हो जाएगा। L ऊपर था, L3 ऊपर जाएगा तो क्या L-3 हो जाएगा, यानी A हो गया, L हो गया और M है तो M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, तो डायमेंशन आ गया। ये आपका क्या आ गया, तो डायमेंशन आ गया। किसका डायमेंशन आ गया भाई, तो ये डायमेंशन आपको आ गया किसका, M-1 L-3, उसके बाद T पे 4 और A2 आपका हो गया। तो ये डायमेंशन हो गया किसका, तो ये डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का हो गया। ठीक है, ये आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जरा हम उसका चर्चा करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट आपका क्या होता है, तो कैपेसिटी होता है वैक्यूम का। ठीक है, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द कैपेसिटी, क्या होता है, ये आपका क्षमता होता है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ क्या, इट इज द कैपेसिटी ऑफ वैक्यूम, इट इज द कैपेसिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी क्या, यह आपका किसी भी मीडियम का कोई जो माध्यम होता है उसका एक आपका क्या होता है, एबिलिटी होता है या एक कैपेसिटी होता है। यानी किसी भी माध्यम का एक ऐसा एबिलिटी, तो यहाँ चूंकि एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के लिए वैक्यूम लगा दिए। एयर या वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस हिसाब से होगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी या उसको डिसाइड करने का काम, वो एबिलिटी प्रदान करने का काम कौन करता है, तो उस मीडियम का परमिटिविटी करता है। यानी विद्युत शीतला जो है वो आपको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, जो आपके वैद्युत आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी, वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होगा, वैक्यूम में या एयर में, वो एबिलिटी को दर्शाने का काम कौन करता है, तो परमिटिविटी करता है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके विषय में, तो डाई इलेक्ट्रिक के विषय में। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो ये भी आपका एक मीडियम का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ एक आपको मीडियम ले लिया, हम क्या ले रहे हैं, तो यहाँ एक मीडियम ले रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये आपका हमने एक मीडियम ले लिया है और इसमें क्या करेंगे कि 2 पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे। एक आपको Q1 एज्यूम कर लिया मैंने, एक आपको Q2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज को मैंने क्या किया है, एज्यूम कर लिया। अब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो दूरी होगा वो आपको क्या होगा, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो दूरी है उस दूरी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है, ये दूरी आपका R दिया गया है। क्या दिया गया है, R दिया गया है। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का दूरी R है। यह आपको एक मीडियम लिया गया है। क्या लिया गया है, एक मीडियम है। क्या है, तो एक मीडियम है, यानी एक आपका माध्यम है। ठीक है, ये आपका माध्यम है। और ये मीडियम जो है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम मान लेते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, अपने मन से मानना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम मान लिए के, क्या मान लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के मान लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान लिए, के मान लिए। अब इस मीडियम में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, फोर्स लगेगा। इस मीडियम में क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो हर एक मीडियम का एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है जिसे डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो प्रत्येक मीडियम का, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हर एक मीडियम का, हर एक मीडियम यानी माध्यम का, हर एक माध्यम का एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है यानी वैद्युत गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है जिसे क्या कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है, यानी परावैद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावैद्युत कहा जाता है, परावैद्युत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, परावैद्युत कहा जाता है। तो जितने भी मीडियम होते हैं उन सारे मीडियम के आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ मान होता है। और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के पोलैरिटी को दर्शाता है।
डिग्री पे, यानी पोलराइजेशन, यानी आयंस के फॉर्म में वो मीडियम कितना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है, कितना ज़्यादा उस मीडियम को पोलराइज किया जा सकता है, उसको दर्शाने का काम कौन करता है? तो उसको दर्शाने का काम आपका कौन करता है? तो उसको दर्शाने का काम आपका डाइलेक्ट्रिक करता है। उसको दर्शाने का काम क्या करता है? तो वही आपका डाइलेक्ट्रिक देखने का काम करता है कि पोलराइजेशन दर जो होगा वो कितना ज़्यादा हो सकता है। और ऐसे सिंपल शब्दों में जानो कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है किसी भी मीडियम का एक ऐसा भौतिक गुण होता है जिस भौतिक गुण के द्वारा वो ये डिसाइड करके बताता है, वही ये बताता है। डाइलेक्ट्रिक यानी परमिटिविटी से आया है, ये के जो होता है यही आपका एप्सिलॉन आर बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से आपका काम क्या करता है? तो ये डाइलेक्ट्रिक डिसाइड करके बताता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज किस दर से जाएगा, तेजी से जाएगा, स्लो जाएगा, जाने देगा, नहीं जाने देगा, वो डिसाइड करने का काम कौन करता है? तो किसी भी मीडियम का एक भौतिक गुण करता है जिसको हम लोग परावैद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावैद्युत बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन जब आएगा, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल देते हैं दो चार्ज के बीच में, तो कॉन्सेप्ट चेंज कर जाता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, आवेश का जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, वो चेंज कर जाएगा। ठीक है? क्यों चेंज कर जाएगा? क्योंकि मीडियम हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है? तो प्रत्येक मीडियम का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है, इसीलिए वो वैल्यू आपका क्या हो जाता है? चेंज कर जाता है। उम्मीद है आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि समझ में नहीं आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आगे का टॉपिक क्या है जरा उसको ध्यान से देखते हैं। आगे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन पढ़ना है, यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। दो बल आपको ऑलरेडी बचपन से आप पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल, ये दो बल आपको पढ़ना है। तो पहला पॉइंट, वैद्युत बल क्या होता है? तो दो पॉइंट आवेश के बीच होता है। किसके बीच होता है? पॉइंट आवेश के बीच होता है। दो पॉइंट आवेश के बीच होता है। किसके बीच होता है? दो पॉइंट आवेश के बीच होता है। जबकि ये बल जो होता है ये आपको दो किसके बीच होता है? तो दो मास के बीच होता है, यानी ये दो पॉइंट मास, इसमें भी पॉइंटें लेंगे एज्यूम, क्योंकि डिस्टेंस हमको दोनों में लेना है। तो पॉइंट मास वाले वस्तु के बीच होता है, वाले वस्तु के बीच होगा। इस दोनों वस्तु के क्या होगा? बीच होगा। ठीक है? इतना ही नहीं, ये पहला नंबर पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ये जो बल आपका होता है वैद्युत बल, ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? तो स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत बल होता है। ये कौन सा बल होता है? तो आपको बहुत ही मजबूत बल होता है। और इसके कंपैरिजन में ये जो बल होता है ये आपको कमजोर बल होता है। कौन सा बल होता है? तो ये आपके कमजोर बल होते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा बल है? तो ये आपका वीक फोर्स होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है? इतना ही नहीं, इतना के बाद यहाँ पर ये कहानी रुकता नहीं है। ठीक है? अब आपको तीसरा पॉइंट हम जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका वैद्युत बल है ये आपको रिपल्सिव नेचर का भी होता है, यानी आपको ये रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। यानी वैद्युत बल दो आवेश के बीच अगर लगेगा, समान आवेश होगा। रिपल्सिव कब होगा? जब सेम चार्ज होगा। सेम चार्ज होगा यानी सेम साइन का चार्ज होगा। सेम साइन का चार्ज होगा। सेम साइन का चार्ज होगा यानी क्या? प्लस प्लस के बीच में, प्लस प्लस के बीच में, और माइनस माइनस के बीच में। माइनस माइनस के बीच जो होगा ये आपको रिपल्सिव होगा। ठीक है? सेम साइन जब होगा। एट्रैक्टिव कब होगा? जब एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। यानी जब लाइक चार्ज होंगे, समान आवेश होंगे, तब विकर्षण बल काम करेगा और असमान में आकर्षण बल काम करेगा। लेकिन इसमें केवल आकर्षण बल काम करता है। क्या करता है? इसमें आपका केवल आकर्षण बल काम करता है, विकर्षण बल यहाँ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको केवल आकर्षण बल कार्यरत होगा और वहाँ पर आकर्षण और विकर्षण दोनों बल कार्यरत होगा। पॉइंट नंबर, इतना ही नहीं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी आपका एक्शन रिएक्शन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ये भी आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। एक्शन इसमें भी होता है और रिएक्शन न्यूटन के तीसरा नियम का पालन करता है। तो ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। यानी हम अगर किसी पर बल लगाएंगे तो वो भी हम पर फोर्स लगाएगा, इसी को एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और न्यूटन के तीसरा नियम का ये भी पालन करता है, न्यूटन के तीसरा नियम का ये भी पालन करता है। तो दोनों का दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। ऐसा नहीं कि कोई हाथी, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि कोई हाथी जो है मच्छर पर बल लगाता है तो मच्छर भी हाथी पर उतना ही बल लगाता है। ये मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के आप लोग को कहता हूँ, तो ये दिमाग में होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में आपको कुछ कंपैरिजन था जो मैंने आपको बताया। सूर्य आपको जितना बल लगाता है किसके ऊपर, सूर्य आपको जितना बल लगाता है उतना ही बल आपको कौन लगाता है, सूर्य। अगर पृथ्वी पर जितना बल लगा रहा है तो पृथ्वी भी सूर्य पर उतना ही बल लगाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहाँ बढ़ते हैं, तो अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको इस चैप्टर से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर में पूछा गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, अलग अलग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ स्टेट के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जितने भी स्टेट वाले बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, बेहिचक शारदा से ज्वाइन करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो। दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन उपस्थित है, जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है, ठीक है। दो विपरीत आवेश है, पहला दिया हुआ है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा है -3.2 इंटू 10⁻⁻ कितना 10⁻⁻19 कूलम। कितना है जरा सा फोर्स देखना होगा, 1 मिनट क्वेश्चन जरा सा देखने दो कितना है फोर्स। हाँ, -3.2 बिल्कुल सेम फोर्स है, एक जगह प्लस में है 10⁻⁻ आपको -19 कूलम, ठीक है। एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, और उनके बीच की दूरी इतना दिया हुआ है। दूरी कितना है तो 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर होगा, ठीक है। इतना मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा वो आपको क्या होगा। तो फटाफट बताइएगा कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, तो P बराबर Q गुने D होता है। P बराबर क्या होता है, QD होता है। P बराबर क्या होता है, QD होता है। जहाँ ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, ये आपको जो दिया गया है विद्युत द्विध्रुव यानी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल ये है, और Q आपको जो विपरीत नेचर का समान आवेश, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव वाला जो आवेश है, तो कितना है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और -3.2 इंटू इतना। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड आपका कितना दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है, और गुना कर देंगे किससे, तो दोनों के बीच का दूरी कितना है तो 2.4 इंटू कितना दिया हुआ है 10 पे पावर, जरा क्वेश्चन एक बार और चेक कर ले, 10 पे पावर कितना है -10 मीटर। तो इतना क्या हो जाएगा -10 मीटर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आ जाएगा तो 7.68, और गुना में कितना आ जाएगा 10⁻⁻19 में -10 जुड़ जाएगा तो -29 कूलम मीटर आ जाएगा। इतना कूलम मीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह आपका कैसा क्वांटिटी होता है, जरा ध्यान से देखिए कि दोनों के बीच का दूरी होगा। तो ये आपको वेक्टर क्वांटिटी है, ये कौन सा क्वांटिटी है वेक्टर, और ये कौन सा क्वांटिटी है स्केलर। तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, तो ये आपको वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। कौन सा क्वांटिटी, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इतना ही नहीं, डायरेक्शन जो होता है डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट जो होगा, तो एक आपको पॉजिटिव चार्ज होंगे और एक आपका क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा दोनों के बीच। और इसका दिशा जो आप देखिएगा तो इसका दिशा डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ऐसे इसका डायरेक्शन होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। और P बराबर QD आपका ये क्या होता है, फार्मूला होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया वेक्टर P और यहाँ आपका D था। तो ये आपको क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, और ये आपका आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, नो डाउट कि समझ में नहीं आया होगा। जस्ट इसके बाद आपको 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन लाएंगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा, उससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना भूलना नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि +1 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हो तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा, उन पर लगने वाले। तो बेटा होता क्या है, जरा ध्यान से देखो। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा तो समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि आपका कोई चार्ज आपका Q1 है, कोई चार्ज आपका Q2 है,
Q2 है, चाहे मास ले लेते हैं, चलो ग्रेविटेशन से समझाते हैं तो समझ में आएगा। मास मान लो कि m है, ये बड़ा मास का बॉडी है, ठीक है, एक छोटा मास का है, एक का मास कम है, एक का मास ज़्यादा है। दोनों को पॉइंट से पे जूम करेंगे क्योंकि फोर्स निकालना है, और दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं कि r है, ठीक है। तो आपका बल जो लगेगा तो इसके बीच में तो हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो एट्रैक्टिव फोर्स में क्या लगेगा, तो इधर आपका ये फोर्स लगेगा, ये मान लो कि इधर F1 लग रहा है, और ये इधर जो लगेगा ये F2 लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि F1 जो होगा, चूँकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो F2 के बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको बराबर होगा। डायरेक्शन अलग अलग होगा, ये इस दिशा में फोर्स लगा रहा है और ये उल्टा दिशा में फोर्स लगा रहा है। कितना दिशा में फोर्स लगा है, उल्टा दिशा में, यानी इससे कहने का मतलब ये है कि F1 का जो डायरेक्शन होगा वो F2 के डायरेक्शन का क्या होगा, उल्टा होगा। तो वेक्टर में उल्टा करने के लिए माइनस से गुना करते हैं, और ये किसके नियम के हिसाब से, तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का जो तीसरा नियम है, न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार ये होगा। और ये कंडीशन जो मैंने बताया है, ये कंडीशन आपको कूलम्बिक फोर्स में भी लागू होता है, ये कूलम ये भी बताया था, तो ये कंडीशन आपको इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी लागू होता है, यानी जो वैद्युत बल होगा उसमें भी ये नियम लागू होगा, ठीक है। वैद्युत बल में भी ये नियम आपका क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। वैद्युत बल में भी यह नियम क्या होगा, लागू होगा, यह नियम लागू होगा। तो वैद्युत बल जो हम लोग निकालेंगे उसमें भी ये नियम क्या होगा, लागू होगा। तो उसमें भी जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, चाहे उसके डायरेक्शन अपोजिट होगा दोनों का, और उसके बाद जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों में समान है। तो एक मान लीजिए, अब आपके क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो एक आपको क्या दिया हुआ है कि प्लस आपका जो चार्ज दिया हुआ है उस चार्ज को लिखिए, चार्ज क्या दिया है, तो एक बॉडी आपको मान लेते हैं, इस पर चार्ज आपको +1 माइक्रोकूलम, ठीक है, और दूसरा बॉडी आपको दिया गया है कितना, +5 माइक्रोकूलम का दिया गया है, ठीक है, +5 माइक्रोकूलम का आपका दूसरा बॉडी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये दूसरा बॉडी इतना माइक्रोकूलम का है। दोनों के बीच का दूरी कितना दिया गया है, तो दोनों के बीच का दूरी आपको 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों फोर्स जो है सेम चार्ज का है, तो विकर्षण बल लगेगा, तो विकर्षण बल जो लगेगा तो वो आपको ये इधर लगाएगा बल, और ये आपको इधर लगाएगा बल। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। इधर जो फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा, और इधर जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों का निकालिएगा, तो F1 बट्टा F2 आप अगर निकालेंगे तो F1 बट्टा F2 आपको आ क्या जाएगा, जरा उसको देखिएगा गौर से। तो F1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह पर क्या हो जाएगा +1, और Q2 के जगह पर क्या हो जाएगा +1, प्लस माइनस तो लेना नहीं है, तो 1 × 5 कर दो डायरेक्ट। क्या करेंगे, यहाँ पर 1 × 5 बट्टा r², r² तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, तो 10 गुने 10⁻⁻², इतना मीटर का स्क्वायर, और नीचे भी निकालिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और गुने 1 × 5 बट्टा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज करेंगे 10 से 100 से भाग दे देंगे, इसका स्क्वायर। अब आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पार्ट ये कट जाएगा, कितना आएगा 1:1 आएगा। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है, F1 F2 के बराबर है, तो F2 बट्टा F1 निकालिएगा तो 1:1 आएगा। तो दो फोर्स, कभी भी किसी भी प्रकार का दो फोर्स आपको अगर पूछेगा, दो पॉइंट चार्ज के बीच में हो या फिर दो मास के बीच में हो, पॉइंट मास वाले वस्तु के बीच में अगर हो, पॉइंट तो आपको मानना ही होगा, फोर्स निकालना है, एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट से आपको मानना ही पड़ेगा, तो उसके बीच का रेशियो हमेशा क्या होगा 1:1 होगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, तो कूलम्बिक फोर्स आपको दो प्रकार के बल होते हैं, एक आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है, एक सेंट्रल फोर्स भी होता है। सेंट्रल फोर्स इसलिए बोलते हैं कि दो सेंटर के बीच आपको ये बल लगता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपको मैंने बताया ही है। तो ये भी आपको BACB कब पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन आपको BACB 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये आपको लेटेस्ट इतना, ये आपका यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में पूछा है, BSB भी आप 2010। इसलिए बोलते हैं कि जितने बोर्ड वाले बच्चे हैं प्रिपेयर रहिए। ये आपको 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्वात की विद्युत शीतलता
का मान क्या है। यानी अभी हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के विषय में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मैंने पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ा। तो यूनिट आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पढ़ना है तो यूनिट क्या होगा, तो फैराडे बटा मीटर होगा। अभी हम तोड़ के आपको ये सब दिखा चुके हैं, ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द सेकेंड ऑप्शन। और फार्मूला क्या होता है, तो आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर डी बटा क्या होगा, ये जहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, डी आपका 2.4 जो आपका डाइपोल जो डाइलेक्ट्रिक हम लेंगे उसके बीच की दूरी होगी, जो डिस्प्लेसमेंट वाला वो होगा। ये भी आपको यूटी जीएपी में पूछा हुआ है, यूपी बोर्ड में भी पूछे हुए हैं, 2012 में पूछा है, दोनों बार यूपी में पूछा है, बिहार में भी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, पी आघूर्ण वाले किसी वैद्युत द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र ई में लगते हुए बल आघूर्ण का नाम है। द वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉ का मान क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो फटाफट बताइएगा टॉ का मान क्या होगा। आप लोग जानते होंगे, ये नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर क्यू ई होता है, यानी एफ बराबर पी गुने ई होगा। तो आप जब इसका मान निकालिएगा तो वेक्टर ये एफ बराबर क्या होगा, पी गुने क्या हो जाएगा, पी गुने ई हो जाएगा। ठीक है, एफ बराबर पी गुने 1, जहाँ पर ये फोर्स है, ये आपका डाइपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स है ये आपका, और ये आपका ई दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस कीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बिंदु आवेश Q को ई परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किया गया बल क्या होगा। एक पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई। मैग्नीट्यूड ई है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, उसमें पॉइंट चार्ज को मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिए गए हैं और इसमें कोई पॉइंट चार्ज क्या मान लिया गया है, पॉइंट चार्ज आपको क्या लिया गया है, पॉइंट चार्ज क्यू को लिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका, द फोर्स जो फील्ड करेगा क्यू पर, यानी क्यू पर जो बल लगेगा, यानी ये क्यू चार्ज के द्वारा जो बल लगेगा या चार्ज क्यू के द्वारा या चार्ज क्यू पर जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, तो एफ आपको क्यू गुने ई के बराबर होगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स आपको क्यू पर अनुभव होगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू और ई हो जाएगा। तो ये और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। कहता है एक निश्चित दूरी पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश आपका +4 कूलम तथा -2 क्यू, +4 क्यू तथा -2 क्यू है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, चार्जिंग का क्वेश्चन है। तो आपका एक मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज आपको दिया गया है, इस पर आपको +4 क्यू आपका इस पर चार्ज है, एक पर चार्ज आपको दिया गया है, क्या है भाई, गोला है। ऐसे मत बनाओ, गोला बनाना है तो गोला ही बना लो भाई, जब तक गोला नहीं बनाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो चलिए हम गोला बनाते हैं। एक गोला इधर है, कहता है एक निश्चित दूरी पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4 क्यू और -2 क्यू हो। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, यानी ऐसा आपको गोला दिया गया है, जो दो गोला रखा गया है, यानी इसके बीच का दूरी कुछ है और ये दोनों इसमें आपका -2 क्यू यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है। कितना चार्ज है, तो ये आपको चार्ज इस पर -2 क्यू दिया हुआ है, ये आपका +4 क्यू दिया हुआ है। दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं कि r है, थोड़ा सा हटा हुआ है यहाँ पे। तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या लग जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा। और ये आपका 4 क्यू और गिने क्या हो जाएगा, 2 क्यू हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंगे, और बट्टा r² हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि F1 है। ठीक है, या इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो तो कह रहा है कि 1 है, तो F फोर्स लग रहा है तो F फोर्स मान ली। अब दोनों को जैसे ही आप सटाइएगा, दोनों को क्या कीजिएगा, सटा दीजिएगा। तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज आपका बट जाएगा। चार्ज जब बटेगा तो ये +4 था, ये -2 था। ठीक है, अब चार्ज जब बटेगा तो एक आपका क्या हो जाएगा, इधर वाला
और फिर दोनों को आपको उतना ही दूरी पर रख देना है। ठीक है, मान लीजिए कुछ दूरी था, हमने ये सटा दिया है, सटाओ नहीं यार, थोड़ा सा अलग कर दो, नहीं तो पता चलेगा कि हम तो दूरी ले लिए थे, सटा इसलिए दिए थे ताकि कि थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, इसके दूरी को हम थोड़ा मैनेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो पता चलेगा कि भाई सटल था पहले भी या बाद में भी सटले है तो फ़र्क क्या पड़ा। ठीक है, तो एक आपको ये मान लीजिए और एक आपको ये मान लीजिए, दोनों हटा हुआ है। अब दोनों को क्या किया, आपस में सटा दिए, और सटाने के बाद जैसे ही दोनों को सटाइएगा दोनों को, इसके बाद यहाँ जैसे ही कांटेक्ट आप करवाइएगा तो चार्ज आपका कंडक्शन से शेयर कर जाएगा। कंडक्शन प्रोसेस, रबिंग प्रोसेस, फ्रिक्शन प्रोसेस, ये सब हम चर्चा करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, तो वहाँ पर अब बने रहेगा 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी कुछ रहेगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही सटाइएगा तो ये 2 कॉलम तो आपको क्या कर जाएगा, मेंशन कर जाएगा। इस पर भी हो जाएगा प्लस, यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा ये आपका +1 कूलम आ जाएगा, और इस पर भी चार्ज +1 कूलम आ जाएगा। ठीक है, 1 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 -2 था तो -2 +4 में से -2 मैनेज कर गया। ठीक है, तो बचा कितना, 1 2 बचा, और 2 में भी दोनों सेपरेट करके 1 1 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, दोनों को फिर कह रहा है कि भाई हटा के रख दीजिए, और दूरी उतना ही है जितना पहले रखा गया था। तो यहाँ पर भी +q हो गया, यहाँ पर भी +q हो गया। बल तो विकर्षण लगेगा, वहाँ आकर्षण बल लग रहा था, और दोनों के बीच का दूरी आपका r था। तो यहाँ जो फोर्स आपका लगेगा वो कितना फोर्स लग जाएगा, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q1 इंटू Q1 एंड Q1 का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, R²। अब आप इसको और उसको गौर से देखिएगा, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तब क्या आएगा, तो 1 यानी 8 बाहर आ जाएगा, और बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बट्टा R²। ठीक है, Q² बट्टा R²। तो ये आ गया, तो ये वैल्यू इसके बराबर है, ये पूरा वैल्यू इसके बराबर आ गया। तो इसके जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर जो है, तो यहाँ से ये 8 इधर चला आएगा, तो ये इतना बराबर क्या हो जाएगा, F/8 हो जाएगा। F बट्टा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, F/8 हो जाएगा। ये जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, F/8 आ जाएगा, F/8 आ जाएगा। तो F1 तो फोर्स में परिवर्तन हुआ कंडक्शन में, तो कितना गुना, तो F/8 गुना हो गया। तो 1 + 4 कूलम का चार्ज, 4 कूलम कहते हैं, 1 + 4q और -2q के 2 आवेश थे, दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं कि r था, तब फोर्स इतना लग रहा था, और दोनों को सटा दिए तो -2 + 2 को मैनेज कर दिया। ठीक है, बचा आपको +2 प्लस इस पर आएगा, सेम आवेश चार्ज आएगा, कंडक्शन में सेम आवेश का चार्ज आता है। ठीक है, आ गया, और उसके बाद दोनों को सटा दिए तो ये आ गया। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, 8 कूलम ऋण आवेश उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको चार्ज दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है, 8 कूलम दिया हुआ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला लेक्चर में हम चार्ज का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसमें आपको चार्ज का बहुत सारे प्रॉपर्टी आपको बताया जाएगा, चार्ज का क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बताया जाएगा। इतना ही नहीं, चार्ज क्या होता है वो आपको बताया जाएगा, चार्ज का पैरेलाइजेशन बताया जाएगा, चार्ज मास के बिना नहीं एग्जिस्ट करता है वो बताया जाएगा, चार्ज हमेशा किसी भी वस्तु के बाहरी सतह पर ही लाई करता है ये बताया जाएगा। ये सब कहानी हम वहाँ आपको समझाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर N होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N बराबर क्या हो जाएगा, तो N बराबर आपका हो जाएगा, मच्छर भी पड़ रहा है तुम लोग के साथ। ठीक है, N बराबर क्या हो जाएगा, तो Q/E हो जाएगा। Q कितना दिया हुआ है, 8 कूलम। E बराबर क्या होता है, तो 1.6 × 602 होता है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएगा तो 5 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ, 16×5 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपको क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे बोर्ड को मैंने कवर किया है, बिहार बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है, सब बोर्ड का क्वेश्चन आपको लिए गया है। क्या कहता है, 5 कूलम आवेश के 2 बराबर, 5 कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। 5 कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आपको बताना है। क्या बताना है, वैद्युत द्विध्रुव। तो इसे पहले भी पढ़े हैं, तो P बराबर Q गुने क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q गुने D हो जाएगा। Q गुने D हो जाएगा, तो Q आपको कितना दिया हुआ है, 5 कूलम, और D आपका क्या दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 100, यानी 25/100 हो जाएगा। भाग दीजिएगा तो 0.25 कितना आ जाएगा, 0.25
कूलम मीटर, ये क्या हो जाएगा कूलम और ये मीटर, तो 0.25 कूलम मीटर है। इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻² कूलम मीटर हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच का प्रतिकर्षण बल, मैंने पहले ही बताया था, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का जो मान होता है बेटा 1 होता है। किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। बाद बाकी इसको छोड़कर, एयर और वैक्यूम को छोड़कर एप्सिलॉन आर का मान हमेशा आपका क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1 होगा। फॉर एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर, फॉर एनी मीडियम, कोई भी माध्यम किसको छोड़कर, एयर एंड वैक्यूम को छोड़कर, एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी भी माध्यम में ये आपको बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन आर फोर्स में नीचे आता है तो बल आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 मैग्नीट्यूड में Q2 मैग्नीट्यूड में अपॉन R² होता है। ये मान आपका एप्सिलॉन आर का मान बढ़ेगा तो F का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जैसे ही रख दीजिएगा तो वैसे ही रिपल्सिव फोर्स जो हो जाएगा दोनों के बीच में, चाहे कोई भी फोर्स हो, ये बढ़ेगा तो ये घटने का काम करेगा, तो वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का माध्यम होता है। तो E बराबर, अभी फॉर्मूला आपको बताया गया था, E बराबर क्या होता है भाई, E बराबर क्या होता है, तो F/Q होता है। E बराबर F/Q होता है, E बराबर F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो E बराबर F/Q हो गया। तो F का क्या हो गया, इसका न्यूटन हो गया, इसका पर कूलम हो गया। न्यूटन पर कूलम आपका यूनिट हो गया है, न्यूटन पर कूलम यूनिट है, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ, तो अभी जस्ट आपको बताए हैं कौन होगा, तो जूल पर कूलम नहीं होगा, बाद बाकी सारे के सारे यूनिट होंगे। बहुत सिंपल था। आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच का फोर्स के बीच का बल आपका F है। यदि आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो क्या होगा, द पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस प्लस क्यू माइनस क्यू एफ, फोर्स F बिटवीन द चार्ज, इफ वन चार्ज इज स्टेशनरी एंड अदर चार्ज इज रिवोल्यूशनरी, यानी चक्कर काटेगा 1 सेंटीमीटर रेडियस पर, तो उसके बीच जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर आपका वर्क होगा। कहीं से कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चक्कर लगाएगा तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो इस प्रकार आपका बहुत ही प्यारा सा जो आपका लेक्चर था ये आपका लास्ट कर गया, लेकिन याद रखिएगा जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर आने वाला। अगर 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना। आप कितनों काबिल कहीं पढ़े हो मतलब नहीं बनता है, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर लाने जा रहे हैं। वो लेक्चर आप, ये तो आपका बहुत फंडामेंटल था ही, बहुत बेस्ट क्वेश्चन थे, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चंस होगा, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर को उसमें रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, अब आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर नहीं दबाए हो तो यार दबा के निकलो।